लास्ट एपिसोड में हमने देखा था हाइंशन को एक बहुत ही कमाल की बीस्ट सोल मिली थी, जिसका यूज करने पर पहले तो हाइंशन 1 किलोमीटर के एरिया में मौजूद हर एक चीज को बारीकी से देख सकता था। साथ ही साथ किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को हिप्नोटाइज भी कर सकता था। एंड ये बहुत ही कमाल की बात थी। हाँ, सुपर बीस्ट को हिप्नोटाइज करना उसके लिए थोड़ा मुश्किल होने वाला था, लेकिन इसके बावजूद ये एबिलिटी बहुत काम की थी। अब आगे, ये एबिलिटी हाइंशन को मिल चुकी थी एंड इस वजह से वो बहुत ज़्यादा खुश था। फ्लावर सी में आने का उसे बहुत ज़्यादा फायदा हुआ था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि हाइंशन अब यहाँ से जाने वाला था। वो यहाँ से जाने से पहले एक बार उस रानी मधुमक्खी को मारना चाहता था, लेकिन अभी के लिए उसे मारना इतना आसान नहीं होने वाला था। यही सोचकर हाइंशन अगले कुछ दिनों तक वहीं पर रुकता है एंड उस रानी मधुमक्खी को ऑब्जर्व करना जारी रखता है। उसे ऑब्जर्व करने पर हाइंशन को इतना तो समझ आ गया था कि रानी मधुमक्खी उस फूल के पास उसका नेक्टर पीने तो नहीं जाती है, लेकिन अगर वो नेक्टर पीने नहीं जाती है तो वो वहां पर क्यों जाती है, कि हाइंशन को अभी के लिए समझ नहीं आ रहा था। एंड ये उसके लिए अभी के लिए सबसे बड़ा सवाल था। हाइंशन आज भी रानी मधुमक्खी को ऑब्जर्व कर रहा था। रात हो चुकी थी एंड रानी मधुमक्खी अपने छत्ते से बाहर आ चुकी थी। वो अभी के लिए लगातार उस फूल की तरफ आगे बढ़ती जा रही थी। तभी हाइंशन नोटिस करता है कि रानी मधुमक्खी ने अपने पैरों में अभी के लिए गोल्डन कलर के कुछ क्रिस्टल्स पकड़ रखे हैं। ये क्रिस्टल्स उसके पास शायद हमेशा होते थे, लेकिन हाइंशन आज इन्हें पहली बार ही नोटिस कर रहा था। हाइंशन उसे लगातार घूरे जा रहा था। इधर वो रानी मधुमक्खी अभी के लिए उस फूल के पास पहुंच चुकी थी। तभी हाइंशन देखता है कि उस फूल में अभी के लिए रानी मधुमक्खी के अलावा कोई और भी लिविंग क्रिएचर है, लेकिन वो क्या था ये हाइंशन को अभी तक नजर नहीं आया था। पर तभी हाइंशन देखता है कि जैसे वो क्रिएचर फूल पर दिखाई पड़ता है, आसपास मौजूद सभी के सभी मधुमक्खियां अचानक से पीछे हटना शुरू कर देती हैं। एंड तभी हाइंशन देखता है कि वो बीस्ट, वो क्रिएचर असल में कैटरपिलर है। लेकिन एक कैटरपिलर इतना ज़्यादा पावरफुल कैसे हो सकता था कि उससे वहां मौजूद बाकी की सभी मधुमक्खियां डर रही थी। आखिर ये कैटरपिलर इतना ज़्यादा पावरफुल क्यों था? तभी हाइंशन देखता है कि अभी के लिए रानी मधुमक्खी भी उस कैटरपिलर से डर रही है। एंड ये देखकर तो हाइंशन और ज़्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि रानी मधुमक्खी तो असल में एक सुपर बीस्ट थी। ऐसे में आखिर वो इस कैटरपिलर से क्यों डर रही थी? इधर वो कैटरपिलर लगातार रानी मधुमक्खी वहां पर जो गोल्डन क्रिस्टल लाई थी उन्हें खाए जा रहा था। वही हाइंशन सोचे जा रहा था कि आखिर रानी मधुमक्खी इस कैटरपिलर से क्यों डर रही थी। पर काफी देर तक सोचने के बाद भी हाइंशन को अपने सवाल का कोई जवाब नहीं मिलता है। इसलिए वो जल्दी से घोस्टाई स्पाइडर मास्क को बाहर बुला लेता है, जिस वजह से अभी के लिए उसे आसपास की चीजें बहुत ज्यादा क्लियर दिखाई पड़ने लगती हैं। मास्क पहनकर हाइंशन उस कैटरपिलर को ऑब्जर्व करता है, तो हाइंशन नोटिस करता है कि उस कैटरपिलर की लाइफ फोर्स बहुत ज़्यादा पावरफुल थी, लेकिन रानी मधुमक्खी के कंपैरिजन में वो कमज़ोर ही थी। पर अगर ऐसा था तो आखिर रानी मधुमक्खी उसे डर क्यों रही थी? कहीं ऐसा तो नहीं था कि इस कैटरपिलर के जो पेरेंट थे वो बहुत ज़्यादा पावरफुल थे एंड रानी मधुमक्खी अभी के लिए उसके पेरेंट की वजह से उससे डर रही थी? हाइंशन के पास अभी के लिए बस यही एक थ्योरी थी, लेकिन हाइंशन के पास कोई करेक्ट आंसर नहीं था कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा था। तभी हाइंशन देखता है कि सभी के सभी गोल्डन क्रिस्टल खाने के बाद अचानक से ही वो कैटरपिलर अजीब अजीब सी आवाजें निकालने लगता है। देखकर ऐसा लग रहा था कि वो गोल्डन कैटरपिलर और वो रानी मधुमक्खी अभी के लिए आपस में बातें कर रहे हैं। रानी मधुमक्खी थोड़ी देर तक उस कैटरपिलर की बात सुनती है, जिसके बाद वो अचानक से अपनी बॉडी से कुछ और गोल्डन रंग के क्रिस्टल निकालती है, जिन्हें ले जाकर वो उस कैटरपिलर को दे देती है। ये देखकर हाइंश ने इतना तो समझ गया था कि अभी के लिए रानी मधुमक्खी असल में इस कैटरपिलर की नौकर के तौर पर काम कर रही है। और एक कैटरपिलर में ऐसा क्या खास था जो इसने एक पावरफुल सुपर बीस्ट को अपना नौकर बनाकर रखा था? ये हाइंशन को समझ नहीं आ रहा था। खैर, चाहे जो भी हो, इस बारे में सोचने का हाइंशन को कोई खास फायदा तो होने वाला नहीं था, इसलिए हाइंशन इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचता है। हाइंशन ने जब उस कैटरपिलर को ऑब्जर्व किया था तो हाइंशन इतना समझ गया था कि ये कैटरपिलर असल में एक सेकंड जनरेशन का सुपर बीस्ट है। ऐसे में हाइंशन इसे मारकर इसके लाइफजेन एसेंस को कंज्यूम कर सकता था। यही सोचकर हाइंशन डिसाइड करता है कि वो इसे मारेगा, लेकिन मारने से पहले हाइंशन इसके एनर्जी फ्लो को सीखना चाहता था। इसलिए मिस्टीरियस मंत्रा के साथ हाइंशन जल्दी से इसके एनर्जी फ्लो को कॉपी करता है।
अभी के लिए उसने पूरी तरह से इसके एनर्जी फ्लो को सीख लिया था एंड अब वो इसे मारने के लिए पूरी तरह से तैयार था। पर तभी हाइंशन देखता है कि अचानक से उस कैटरपिलर ने अपने आप को अपने सिल्क में लपेटना शुरू कर दिया है। एंड तभी हाइंशन नोटिस करता है कि जैसे जैसे वो उस सिल्क में लिपटता जा रहा था, उसका एनर्जी फ्लो भी बदलता जा रहा था। ये देखकर हाइंशन अभी के लिए शॉक हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। एक ही लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर दो तरह के एनर्जी फ्लो कैसे हो सकते थे? कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना एनर्जी फ्लो किस तरह चेंज कर सकता था? ये तो एक इम्पॉसिबल चीज थी। अब हाइंशन ऐसा मिस्टीरियस मंत्रा के जरिए कर लेता था, पर इसका मतलब ये तो नहीं था कि उस कैटरपिलर को भी मिस्टीरियस मंत्र आता था एंड वो भी ऐसा कर लेता होगा। वो कैटरपिलर तो एक बीस्ट था, तो उसके पास तो ऐसी कोई एबिलिटी होनी ही नहीं चाहिए। हाइंशन के पास अपने सवाल का जवाब नहीं था, लेकिन अब इस कैटरपिलर को मारने का भी कोई फायदा नहीं था, क्योंकि अगर हाइंशन इसे मारकर इसके पुराने वाले एनर्जी फ्लो के साथ इसका लाइफजेन एसेंस कंज्यूम करता, तो हाइंशन उसे कभी भी कंज्यूम नहीं कर पाता। ऐसे में हाइंशन को अब इसके इवोल्यूशन के कंप्लीट होने का इंतजार करना था। जब ये पूरी तरह से इवॉल्व हो जाता, तब हाइंशन इसके एनर्जी फ्लो को सीखकर इसे मार सकता था। इसलिए अब हाइंशन इसे मारने की बजाय इसे ऑब्जर्व करना जारी रखता है। ऐसे ही कुछ घंटे बीत जाते हैं एंड फाइनली वो कैटरपिलर अपने कुकून से बाहर आने लगता है। उसका कुकून फट चुका था एंड वो अभी के लिए एक बटरफ्लाई में बदल चुका था, लेकिन अभी तक वो पूरी तरह से कुकून से बाहर नहीं आ पाया था। वो धीरे धीरे कुकून से बाहर आने की कोशिश कर रहा था, पर इस दौरान हाइंशन ने उसके एनर्जी फ्लो को पूरी तरह से सीख लिया था एंड अब हाइंशन पूरी तरह से तैयार था इसे मारने के लिए। हाइंशन इतना अच्छी तरह से जानता था कि अगर एक बार ये बटरफ्लाई अपने कुकून से बाहर आ गई, तो इसे मारना हाइंशन के लिए लगभग इम्पॉसिबल हो जाएगा। इसलिए हाइंशन जल्दी से वॉर एंजल को बाहर बुलाता है एंड उसे इस बटरफ्लाई पर हमला करने का ऑर्डर देता है। वॉर एंजल जल्दी से जाकर एक के बाद एक इस बटरफ्लाई पर हमला करना शुरू कर देती है। उसने लगभग 3 हमले किए थे इस बटरफ्लाई पर, जो बहुत ज़्यादा पावरफुल थे, लेकिन इसके बावजूद अभी तक ये बटरफ्लाई बुरी तरह से घायल नहीं हुई थी, बल्कि इसे बस मामूली से चोटें आई थीं। इससे हाइंशन इतना तो समझ गया था कि ये बटरफ्लाई हद से ज़्यादा पावरफुल है। यही सोचकर अब हाइंशन को खुद आगे आना पड़ता है। हाइंशन जल्दी से अपने एनर्जी को सिल्वर फॉक्स की एनर्जी की तरफ फ्लो करता है, जिसके बाद उसके पास लाइटनिंग की पावर आ जाती है। आइंस्टाइन जल्दी से एक पंच रेडी करता है एंड अपनी पावर से भरा हुआ वो पंच सीधा जाकर उस बटरफ्लाई को मार देता है। बटरफ्लाई को पंच लग चुका था, लेकिन इतना खतरनाक पंच लगने के बावजूद अभी तक वो बटरफ्लाई बुरी तरह से घायल नहीं हुई थी। वो अभी भी लगभग पूरी तरह से ठीक थी। तभी अचानक से वॉर एंजल एक जोरदार हमला करती है। उसका हमला सीधा जाकर उस बटरफ्लाई की आंख पर लगता है एंड उसकी एक आंख कट जाती है, लेकिन इसके बावजूद वो बटरफ्लाई मरी नहीं थी। उल्टा वॉर एंजल के हमले से जो उसे झटका लगा था, उस झटके की वजह से अभी के लिए वो कोकून से बाहर आ चुकी थी एंड गुस्से से हाइंशन की तरफ आगे बढ़ रही थी। ये देखकर हाइंशन जल्दी से अपनी एनर्जी को उसी तरफ फ्लो करता है जिस तरह घोस्ट आई स्पाइडर की एनर्जी फ्लो होती थी एंड अपने मास्क से इस बटरफ्लाई को देखना शुरू कर देता है। जैसे ही ये बटरफ्लाई हाइंशन की आंखों में देखती है, अचानक से हिप्नोटाइज हो जाती है एंड अपनी ही जगह पर रुक जाती है। हाइंशन इसी मौके का फायदा उठाता है एंड वॉर एंजल को इस पर हमला करने का ऑर्डर देता है। वॉर एंजल इस पर एक के बाद एक लगातार 3-4 हमले करती है एंड फिर एक जोरदार हमला कर कर इसका सर इसके धड़ से अलग कर देती है। जैसे ही उसका सर उसके धड़ से अलग होता है, वो बटरफ्लाई मारी जाती है। उसके मरते ही हाइंशन की पावर स्क्रीन पर नोटिफिकेशन आता है, सुपर बीस्ट सिल्वर विंग बटरफ्लाई मारी गई। आपको इसकी 20 सोल हासिल नहीं हुई है। 0 से 10 सुपर जीन पॉइंट्स हासिल करने के लिए इसका लाइफ जेन एसेंस कंज्यूम कीजिए। इसका मीट अवेलेबल है। इस नोटिफिकेशन को देखकर हाइंशन बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। हाँ, अभी के लिए उसे सिल्वर विंग बटरफ्लाई की 20 सोल हासिल नहीं हुई थी, लेकिन इतने पावरफुल बीस्ट को मारना ही एक बहुत ही कमाल की बात थी। हाइंशन बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करता है। वो जल्दी से डेथ नेल की 20 सोल को बाहर बुलाता है एंड उसे सीधा जाकर इस बटरफ्लाई के खून को पीने का ऑर्डर देता है। जल्दी से जाकर डेथ नेल इस बटरफ्लाई के खून को पीना शुरू कर देता है, जिस वजह से उसके ऊपर मौजूद पैटर्न्स अब और ज़्यादा गहरे होने लगते हैं। काफ़ी देर बाद जब डेथ नेल उसका पूरा का पूरा खून पी लेती है, तो उसके पैटर्न्स बहुत ज़्यादा गहरे हो जाते हैं। ये देखकर हाइंशन इतना तो समझ गया था कि बहुत जल्द डेथ नेल अब इवॉल्व होने वाली है
एंड इस वजह से हाइंशन बहुत ज़्यादा खुश था। हाइंशन अब उस बटरफ्लाई के पास जाता है एंड उसकी बॉडी के अंदर से उसका लाइफजिन एसेंस बाहर निकाल लेता है। हाइंशन अभी के लिए बहुत ज़्यादा खुश था। हाइंशन के पास इस बटरफ्लाई की बॉडी भी थी, लेकिन ये बॉडी अभी के लिए उसके किसी काम की नहीं थी, क्योंकि उसके पास कोई पेट बीस्ट सोल नहीं थी जिसे वो बॉडी खिलाकर हाइंशन उसे इवॉल्व कर सके। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि हाइंशन इसे यहीं पर छोड़ने वाला था। उसने डिसाइड किया था कि उस बटरफ्लाई की बॉडी को अपने साथ ले जाएगा एंड इसे प्रिजर्व कर कर रखेगा। हाइंशन अभी इसी बारे में सोच रहा था, तभी वो नोटिस करता है कि अभी के लिए वो रानी मधुमक्खी उसकी तरफ ही बढ़ी चली आ रही है। ये देखकर हाइंशन डर जाता है। उसे लगता है कि ये रानी मधुमक्खी उसे मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ी चली आ रही है। हाइंशन अभी के लिए पूरी तरह से रेडी हो चुका था। वो सेल्फ डिफेंस के लिए पूरी तरह से तैयार था। वो मन ही मन सोच रहा था, उस कैटरपिलर ने तुम्हें अपना गुलाम बना रखा था, मैंने तुम्हें उसकी गुलामी से आज़ाद किया है एंड तुम मुझे ही मारने आ रही हो, ये तो कोई सही बात नहीं है। लेकिन तभी हाइंशन नोटिस करता है कि अभी के लिए वो रानी मधुमक्खी उसे मारने नहीं आ रही है, बल्कि उसने अपने पंजों में कुछ गोल्डन क्रिस्टल पकड़ रखे हैं एंड उन गोल्डन क्रिस्टल को लेकर वो उसकी तरफ बढ़ी चली आ रही है। कुछ ही पलों में हाइंशन के पास आकर उन गोल्डन क्रिस्टल को हाइंशन के पास रख देती है। स्टार्टिंग में तो हाइंशन को कुछ समझ नहीं आता है, पर थोड़ी देर बाद ही उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वो समझ गया था कि रानी मधुमक्खी बहुत ज़्यादा स्मार्ट है। आइंस्टाइन ने उसे जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड की है, आइंस्टाइन ने उसे जो गुलामी से आज़ादी दी है, उसके बदले में वो आइंस्टाइन को एक गोल्डन क्रिस्टल गिफ्ट कर रही है। आइंस्टाइन को ये तो पता नहीं था कि आखिर इन गोल्डन क्रिस्टल का यूज़ क्या था, लेकिन अगर वो कैटरपिलर इन्हें खाने के बाद इवॉल्व हुआ था तो ये ज़रूर बहुत ही काम के थे। इसलिए आइंस्टाइन अभी के लिए खुश था, क्योंकि उसे बहुत सारे रिवॉर्ड्स मिल चुके थे। हाँ, उसे खतरा उठाना पड़ा था, लेकिन इसके बावजूद उसका ही फायदा हुआ था। आइंस्टाइन मुस्कुराने लगता है एंड मुस्कुराते हुए कहता है, तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है रानी मधुमक्खी। अगली बार जब मैं यहाँ पर आऊँ तब भी तुम मेरे लिए हनी क्रिस्टल्स रेडी कर कर रखना। ये कहकर अब आइंस्टाइन वहाँ से आगे बढ़ना शुरू कर देता है। वह अपने वापसी के सफ़र पर रवाना हो चुका था। कुछ दिनों तक ट्रैवल करने के बाद फाइनली वो रॉयल शेल्टर पहुँच जाता है। जैसे ही आइंस्टाइन रॉयल शेल्टर में आता है, उसकी मुलाकात वहाँ पर लिनफेंग एक्स से हो जाती है। वो अभी के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था एंड वो अभी के लिए हाइंशन के पास एक बॉक्स लेकर आया था। हाइंशन उससे पूछता है कि आखिर इस बॉक्स में क्या है, तो इस पर लिनफेंग एक्स उस बॉक्स को ओपन कर देता है। जैसे ही हाइंशन उस बॉक्स के अंदर देखता है, उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। वो शौक के साथ कहता है, ये तो जेड स्टील ओर है। हाइंशन अच्छी तरह से जानता था जेड स्टील ओर कितना कीमती ट्रेजर हुआ करता था। यहाँ तक कि इसकी वैल्यू तो इतनी ज़्यादा थी कि ये मार्केट में मिलता भी नहीं था। आइंस्टाइन के पास जो एरोस थे वो भी जेड स्टील से बने हुए थे एंड इतने ज़्यादा पावरफुल थे कि आइंस्टाइन उनसे एक सुपर बीस्ट को तक मार सकता था। पर अगर इस जेड स्टील ओर का कंपैरिजन उसके उन एरोस से भी किया जाए तो भी ये जेड स्टील ओर ही जीतेगा, क्योंकि इसकी प्योरिटी उसके पास मौजूद उन एरोस की प्योरिटी से बहुत ज़्यादा थे। ऐसे में आइंस्टाइन को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसे क्या करना चाहिए। तभी लिनफेंग एक्स कहता है, तुमने मेरी जो मदद की थी, तुमने मुझ पर जो फेवर किया था, तुमने मुझे जो 20 सोल दी थी, उसके बदले में मैं तुम्हें ट्रेजर देना चाहता हूँ। ये एक तरह का गिफ्ट है। तो इस पर हाइंशन उसे वो गिफ्ट वापस करते हुए कहता है, ये गिफ्ट हद से ज़्यादा वैल्यूएबल है, मैं इसे अपने पास नहीं रख सकता हूँ। तुम चाहो तो बदले में मुझे कोई और गिफ्ट दे सकते हो। तो इस पर लिनफेंग एक्स कहता है, हाइंशन तुम इसे अपने पास रखो, असल में मैं अभी के लिए इसे अपने पास नहीं रख सकता हूँ, क्योंकि इसका ओरिजिन थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है। तो इस पर हाइंशन पूछता है, प्रॉब्लमेटिक? किस तरह का प्रॉब्लमेटिक? आखिर बात क्या है? तो इस पर लिनफेंग एक्स पहले आसपास देखता है, जिसके बाद वो हाइंशन से कहता है, असल में मैंने इसे खुद फाइंड किया है एंड ये लकीली मुझे मिला है, लेकिन ये इतना ज़्यादा कीमती है कि अगर मैं इसे मार्केट में बेचने गया तो मैं इसे कभी बेच नहीं पाऊंगा, क्योंकि गवर्नमेंट हमें कभी भी इतने प्योर ओर को बेचने नहीं देगी। ऐसे में मैं इसका कोई भी इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ। इसलिए अच्छा यही होगा कि हाइंशन तुम इसे अपने पास रख लो, एंड हाँ, जब भी तुम इसे किसी वेपन में बदलना एंड इसकी पॉलिशिंग कराना, तो वो भी किसी भरोसेमंद लोहार से ही करवाना, किसी भी नॉर्मल इंसान से मत करवाना, क्योंकि अगर किसी को भी इसके होने का पता चला तो इससे तुम्हारी ही प्रॉब्लम बढ़ेगी। एंड अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा कीमती है,
तो तुम इसके बदले में मुझे 2 और स्केटबर्ड रैंक की 20 सोल दे सकते हो। इसमें से पहली ह्यूमनर टाइप की 20 सोल होनी चाहिए एंड दूसरी एक पोजीशन टाइप की 20 सोल होनी चाहिए। तो इस पर हाइंशन उसे घूरते हुए कहता है, अगर मेरे पास ऐसी 2 20 सोल होती तो मैं उन्हें खुद अपने पास रखता एंड तुम्हें वो कभी नहीं देता। मेरे पास खुद ऐसी 20 सोल नहीं है। एंड ये सच भी था। हाइंशन खुद अपने लिए पोजीशन टाइप की और ह्यूमनॉइड ट्रांसफॉर्मेशन टाइप की 20 सोल ढूंढ रहा था, लेकिन उसके पास ये 20 सोल नहीं थी। इस वजह से हाइंशन अभी के लिए लिनफेंग एक्स को नहीं दे सकता था, पर उसने लिनफेंग एक्स से वादा किया था कि फ्यूचर में इस तरह के 20 सोल हासिल करने में वो लिनफेंग एक्स की मदद करेगा। एंड इस वजह से लिनफेंग एक्स अभी के लिए बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। जिसके बाद लिनफेंग एक्स वहाँ से जा चुका था। इधर हाइंशन ने डिसाइड कर लिया था कि हाइंशन इस जेड स्टील ओर का यूज़ कर कर या तो एक खंजर बनवाएगा, एक शॉर्ट स्वॉर्ड बनवाएगा, जिसका यूज़ हाइंशन फ्यूचर में सुपर बीस्ट के शिकार में कर सकता था। लेकिन हाइंशन के पास खुद के पास ये टेक्नोलॉजी नहीं थी जिसकी मदद से हाइंशन ऐसा कुछ कर सके। ऐसे में हाइंशन को इसमें वैंग फैमिली की मदद लेनी पड़ती, लेकिन वो हाइंशन के ट्रस्ट वर्दी थे। ऐसे में हाइंशन को इस बात की चिंता नहीं थी कि उनके भरोसे काम छोड़ने पर वो प्रॉब्लम में पड़ सकता था। लेकिन वैंग फैमिली से मिलने के लिए उसे रोका प्लैनेट लौटना पड़ता। यही सोचकर हाइंशन वहाँ से टेलीपोर्ट होकर रोका प्लैनेट आ जाता है एंड वैंग फैमिली को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंप देता है। एंड अब इसी के साथ हमारे एपिसोड आज यहीं पर ख़त्म हो जाता है।